दूरदर्शन न्यूज में हूं आपके साथ इशिका राणा और रण क्षेत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रण क्षेत्र में बात होगी तेलंगाना का सियासी रण, खत्म होगा मुस्लिम आरक्षण। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अब तेलंगाना की बारी है, यानी 30 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल तेलंगाना चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बड़े नेता चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी लगातार तेलंगाना में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति की ओर से मुख्यमंत्री केसीआर लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तभी तेलंगाना की स्थिति को देखकर लड़ाई केसीआर और कांग्रेस के बीच की नहीं रही। अब तेलंगाना की लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही है। भले ही केसीआर और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का लगातार दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड पर इस वक्त नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, इससे साफ अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि प्रदेश में इस बार भगवा लहराने वाला है। तो देखिए, जिस तरीके से तेलंगाना चुनावों की जो तारीख है नजदीक आती नजर आ रही है, 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर बीआरएस, भारतीय जनता पार्टी, साथ ही कांग्रेस दमखम के साथ तीनों ये पार्टियां मैदान में उतरी हुई है। पहले मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच में नजर आ रहा था, लेकिन अब ये मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। बीजेपी भी इस चुनावी मैदान में पुरजोर तरीके के साथ जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद अब तेलंगाना की बारी है। 30 नवंबर को प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। सभी राजनीतिक दल तेलंगाना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति की ओर से मुख्यमंत्री केसीआर लगातार अपनी जीत का दावा करते दिख रहे हैं। तेलंगाना की स्थिति को देखकर लड़ाई केसीआर और कांग्रेस के बीच नहीं है। अब तेलंगाना की लड़ाई त्रिकोणीय दिखाई दे रही है। भले ही केसीआर और कांग्रेस अपने अपने जीत का लगातार दावा कर रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक्टिव दिखाई दे रही है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में इस बार भगवा झंडा लहराने वाला है। 2018 विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता में आई थी। वही भारतीय जनता पार्टी को मात्र एक सीट से संतोष करना पड़ा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीट जीतकर यह साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में भाजपा तेलंगाना में सरकार बना सकती है। मतदान 30 नवंबर को है, चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में अभी भारत राष्ट्र समिति के पास बहुमत है और के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से ही बीआरएस लगातार 2 बार सत्ता तक पहुंच चुकी है, लेकिन इस बार प्रदेश में कुछ अलग ही नजर आ रहा है। बीजेपी की सक्रियता ने प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। तो इस बार जो मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, बीजेपी, बीआरएस और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। तमाम नेता जोर आजमाइश के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। सुनिए जरा। मैं भी महसूस किया जा सकता, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होके रहेगी। जिन्होंने जनता को लूटा है, उनको लौटाना ही पड़ेगा। आशीर्वाद मोदी को पीएम बना दिया, इसी मैदान के आपके आशीर्वाद बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री, बीसी मुख्यमंत्री यहीं से बनेगा। ये जो चुनाव है, ये दोराला तेलंगाना और प्रजाला तेलंगाना के बीच में लड़ाई है। एक तरफ केसीआर, उनका परिवार और दूसरी तरफ तेलंगाना की जनता। कांग्रेस के जमाने में सारे लूट लिए थे। आज हम सोच रहे मुसलमान नौजवानों के लिए मकशाए वंश का जायजा लेके एक हम स्पेशल
माइनॉरिटी बच्चों के लिए आईटी पार्क भी हैदराबाद में बनाने का मंसूबा सोच रहे हैं हम लोग। कांग्रेस सरकार के द्वारा मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की जाती है। भाइयों बहनों, ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। भाइयों बहनों, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का भी अपमान है और इसीलिए आज मैं आपके पास आया आपसे विशेष अपील करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट तेलंगाना में लेकर के आप आएंगे, ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त होगा और ये आरक्षण का लाभ यहां के एससी, एसटी, ओबीसी और यहां के गरीबों को प्राप्त होगा। मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी है। तो वहीं जो एक तरफ केसीआर द्वारा मुस्लिम आबादी को एक स्पेशल पार्क देने की बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं, तो वहीं बीजेपी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लगातार मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने की बात की जा रही है। इसी पर हमारे सुदर्शन न्यूज के इनपुट हेड सौरभ तिवारी जी ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी से खास बातचीत की है, सुनिए सर। जैसे केसीआर जैसे लोग होंगे राजनीति में तो हौसले बढ़ेंगे ही। जब राजनीतिक चश्मा पहन करके स्वार्थ के लिए एक बार विशेष का प्रोत्साहन करने का प्रयास किया जाएगा तो होगा, लेकिन हमारे प्रदेश में इस तरह के लोगों को सर उठाएंगे तो उनको कुचला जाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से आपने सुना कि आरोप प्रत्यारोपों का दौर सिलसिला लगातार यहां पर देखने को मिल रहा है। 30 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस लगातार दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। लगातार जनता के दिलों को साधने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है और इसी पर ज्यादा बातचीत के हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी नेत्री नित्या पारिक जुड़ चुकी है, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी। साथ ही कांग्रेस से मोथा रोहित, जो कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष है, कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखेंगे। बीआरएस से मोहम्मद आजम अली, नेता बीआरएस से जुड़ चुके हैं, जो कि भारत राष्ट्रीय समिति का पक्ष रखेंगे। साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह भी यहां पर जुड़ चुके हैं और लेकिन इन सब से खास बातचीत भी करेंगे। इनसे लगातार सवाल पूछेंगे कि किस तरीके से जो तेलंगाना का समीकरण है वो नजर आ रहा है। 30 नवंबर को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमाम तरह की जोर आजमाइश तमाम जो पार्टियां हैं, बीजेपी है, बीआरएस है और कांग्रेस से करती हुई नजर आ रही है और इसी पर ज्यादा बातचीत के हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद आजम अली आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी में इस वक्त आप मौजूद है और आपसे जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तेलंगाना में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बात की जाती है कि जो तेलंगाना की जनता है वो केसीआर को नहीं चाहती है, सीएम केसीआर को नहीं चाहती है, क्योंकि जो केसीआर है वो जो जनता के समक्ष नहीं जाते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के मजीद में सबको मेरा नमस्ते और सलाम अलैकुम। जैसे कि आपने कहा है कि आज नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि यहाँ की जनता तेलंगाना की केसीआर को नहीं चाहती है, तो मैं आपके सामने बात बड़ी आसानी से यानी खुला से कह देना चाहता हूँ कि तेलंगाना के हासिल करने वाला जो कोई लीडर है 14 साल की जंग लड़कर, वो सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब है। और उसके बाद तेलंगाना को जो 9.5 साल में डेवलप किया गया, आज किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट हो, आईटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और किसान, यहाँ सबसे नंबर 1 पोजीशन आज सारे हिंदुस्तान में तेलंगाना का जाना जाता है। और जब तक ये लोग हमारे अवाम के बारे में, जैसे हमारे आज मोदी साहब कह रहे हैं, कल हो सकता है राहुल साहब कहेंगे, हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मोहम्मद आजम साहब जी, यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तेलंगाना सबसे आगे है, लेकिन अगर शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो 66.46% यहाँ पर शिक्षा दर और साक्षरता दर की कमी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखी जा रही है। इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है मैडम, ये 9.5 साल का बच्चा है तेलंगाना। आप भी जानते हैं, जब ये आंध्र प्रदेश में था उस वक्त के बाद 2014 में तेलंगाना को हासिल किया गया, तेलंगाना सेपरेट स्टेट बना। जी, 2014 से तो बीआरएस की ही सरकार है। सॉरी, आपकी आवाज क्लियर। जी, 2014 से तो बीआरएस की ही सरकार है। जी हाँ, 9.5 साल में जो बीआरएस ने किया है वो शुरू से यानी स्क्रैच से शुरू किया था और आज जो है ना 9.5 साल में जो हमारा शिक्षा के मामले में हो,
एम्प्लॉयमेंट के मामले में और जो भी हमारे जो है कारनामा हमारे सीएम साहब ने दिया है, वो आज स्टेट वाइज अगर आप देखते हैं तो बहुत आगे है। और जहां तक तेलंगाना में आकर कुछ ऑपोजिशन पार्टियों का कहना है कि इस बार वो जो है ना पावर में आएंगे, तो मेरा उनसे सीधा सा सवाल है कि 9.5 साल में जब केसीआर साहब ने इतना डेवलप किया है, आपने अपना क्या योगदान दिया इस तेलंगाना को? अब जब मैं सेंटर की बात करता हूँ, आज मोदी से आप ये कहते हैं, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, हमारे पास 2014 में 2018 में जब इलेक्शन हुआ था, हमारे यहाँ पे निजामाबाद के एमपी साहब अरविंद धर्मपुरी साहब ने कहा था, मैं एमपी बनने के फौरी बाद यहाँ पे जो हल्दी बोर्ड का प्रॉब्लम है वो 1 महीने में सुलझाऊंगा। आज 5 साल हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका भी यही बोलना है, जिस तरीके से केसीआर साहब ने कहा कि हम जो करते हैं और कहते हैं वो बराबर इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन अरविंद साहब का बोलना है जिस तरीके से मोदी साहब ने कहा था आपके अकाउंट में 15 लाख पड़ जाएंगे, क्या आपको 15 लाख मिले? नहीं मिले। तो वो एक कहावत थी। उसी तरीके से ये मेरा खादी जो है ना, ये हल्दी बोर्ड का भी जो इश्यू है वो एक कहावत थी और मैं जो है ना कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। ऐसी कोई बात हो सकती है क्या? बताइए। आज इस बेसिस पे जो है ना बीजेपी ये कहती है कि हम जो है ना पावर में आएंगे। आज सिंगल डिजिट पे बीजेपी है। बाय इलेक्शन में अगर 1-2 सीट जीते हैं तो उसकी वजह सिर्फ बीजेपी नहीं है, उसकी वजह खुद अपना इंडिविजुअल कैंडिडेट का भी कुछ जो है ना योगदान रहा था। तेलंगाना मूवमेंट में वो लोग साथ थे, इसकी वजह से जो है ना उनको हुजूराबाद जीता गया। आज वो सिंगल डिजिट पे है और आइंदा भी सिंगल डिजिट पे ही रहेंगे। जी ठीक है मोहम्मद आजम जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हमारे साथ बीजेपी नेत्री यहाँ पर बनी हुई है नित्या पारिक जी। नित्या पारिक जी, जिस तरीके से यहाँ पर मोहम्मद आजम साहब जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है तेलंगाना में, अगर विकास की बात करें इतना विकास भी बीआरएस के राज में ही संभव हो पाया, क्या कहेंगे आप? जी सभी को पहले जय श्री राम, भारत माता की जय। जिस तरीके से बात की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई काम नहीं किया गया, तो अगर मैं आपको बता दूं किसानों के बारे में, जैसा बीआरएस नेता ने हमारे बताया, तो जो किसानों को कम से कम 40 करोड़ के आसपास की एक अमाउंट हैदराबाद के तेलंगाना के किसानों को भी मिली है किसान आंदोलन में। इसके अलावा सिंचाई विभाग की कई बातें, सिंचाई जो फॉर्म डालने की बातें बीआरएस सरकार ने की थी, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा काम उनकी तरफ से हुआ नहीं है। किसानों को जो स्कीमें सेंट्रल से आई है वो शायद यहाँ पे बीआरएस गवर्नमेंट ने दी ही नहीं है। आप गांव में जाकर देख सकते हैं किसान कितना परेशान हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है नित्या पारिक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आपकी बात भी सुनी जाएगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार क्या कुछ कह रहा है तेलंगाना चुनाव का समीकरण, वो आपको बताएंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नित्या पारिक जी, आप ब्रेक से पहले कुछ कह रही थी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9.5 साल के कार्यकाल में किसानों की जितनी मदद शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से हुई है उतनी कहीं भी नहीं हुई है। और इसका आप जाकर गांव में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बीआरएस गवर्नमेंट ने सिंचाई विभाग के नाम पर जब भी फंडिंग की जरूरत पड़ी सिंचाई के प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, लेकिन वहां पे कितना काम हुआ है, क्या हुआ है, कभी किसानों के पास जाकर ना पूछा है ना देखा है। आप देख सकती हैं। लेकिन फसल बीमा योजना और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी किसान निधि योजना आती है उसके तहत किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। तो किसान कितने संतुष्ट है ये वो खुद ही बता सकते हैं। जी ठीक है। नित्या जी, आप कह रही है कि किसान संतुष्ट है, केंद्र सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाएं किसानों तक पहुंची और उसका लाभ भी किसानों को मिलता हुआ नजर आया। यहाँ पर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अविनाश सिंह भी जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आजम जी कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीआरएस के तहत 2014 से बीआरएस की सरकार है और बीआरएस के तहत इस पूरे राज्य में विकास हुआ है और गंगा की तरह विकास की गति बही है यहाँ पर, और साथ ही ये भी वो कहते हुए नजर आए कि केंद्र सरकार द्वारा विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। अगर बीआरएस रही तभी तेलंगाना में इतना विकास संभव हो पाया। आप इस पर क्या कहेंगे? जी आपको नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम जी। आज कार्तिक पूर्णिमा है, इसकी सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, इलेक्शन मूलतः जनता के लिए होता है और जनता इस समय आकलन भी करती है। ये कहना गलत होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सरकार होती है और दोनों देश की सरकार है। दुनिया जानती है कि बीआरएस जब तेलंगाना बनने के बाद सरकार में आई तब वो टीआरएस के नाम से जानी जाती थी, और क्योंकि एक पारिवारिक पार्टी हो चुकी थी और हर लोग इसको पारिवारिक पार्टी के नाम से जानने लगे थे, तो इन्होंने इस रास्ते में 1 साल 1.5 साल पहले अपने नामकरण किया और बीआरएस हो गए।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पार्टी पारिवारिक पार्टी है और 9.5 साल में अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये बताइए कि कहीं भी अगर डेवलपमेंट होता है तो फिर रिजर्वेशन की बात क्यों करेंगे? ये मुसलमानों के रिजर्वेशन की जो बात कर रहे हैं, ये कोरा और कोरा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अगर ये जीतने वाले होते तो इसको, वो हैदराबाद के जो भाईजान है, उनको अभी हमने सुना ये पुलिस वाले को क्या कह रहे थे, तो इनकी मानसिकता यही है। ये उन्मादी लोग हैं, ये उन्माद फैला सकते हैं। डेवलपमेंट तो कभी ये करना भी नहीं चाहते थे और ये कर भी नहीं सकते हैं। अब घोषित पारिवारिक पार्टी, घोषित करप्ट पार्टी। आप ये देखिए कि परिवार में जो इनके पिताजी है और उनकी जो बेटी है, उनका लिंक अल्कोहल शराब घोटाले में दिल्ली तक चला गया है। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं कि दिल्ली से कोई मदद नहीं मिला। आप तो ऐसे लोग हैं जो दिल्ली पहुंचे और वहां भी जाके करप्शन किया। और ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये कह रहे थे कि 9.5 साल का बच्चा है। वो भाई, मुसलमानों को कम से कम ये नहीं बोलना चाहिए जिनके 4 बीवी और 40 बच्चे होते हैं, उनके घर में कोई ना कोई तो 9 साल का रहता ही रहता है। अब भाई आप खुद देखिए, बायोलॉजी का मामला है जो नीतीश कुमार असेंबली में समझा रहे थे। तो ये 9.5 साल का बच्चा इनके परिवार में हमेशा मिलेगा। भाई चौथी बीवी का मिलेगा, दूसरी बीवी का मिलेगा, हो सकता है पहली बीवी का भी मिल जाए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। 9.5 साल का बच्चा, आपने जब तेलंगाना जब लिया था तो आपने क्या वादा किया था और तेलंगाना बना कैसे, ये भी ये देश जानता है। पार्लियामेंट को खाली कराया गया, दरवाजे बंद किए गए, मार्शल से लोगों को बाहर किया गया, उसके बाद ये तेलंगाना बना। तो ये केसीआर जो है, ये कोरा और कोरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण और परिवार की राजनीति। इनको तेलंगाना की जनता से कोई मतलब नहीं है। कोई क्या ये नकार सकता है कि जो किसान की निधि जो जाती है, हर 4 महीने पर जो 3 किस्त जो जाती है, वो तेलंगाना के किसानों को नहीं मिलता है? ये कोई देश पे विश्वास करेगा? तो ये मोहम्मद साहब जो बैठे हैं, ये तो खैर अपने आप को इस देश का जनता ही नहीं मानते हैं। इनका बस चले तो ये कुरान शरीफ लेकर के सर पे ये पर्शिया और अभी भी पर्शिया की तरफ निकल पड़ेंगे। इनका बस चले तो ये पाकिस्तान, हैदराबाद को पाकिस्तान में जोड़ देंगे। तो इन जैसे लोगों से, जो पराये लोग हैं, इन देश की अच्छाइयों के बारे में तो आप कुछ ही नहीं सकते। और मैंने आपसे कहा, ये कोरा और कोरा सिर्फ तुष्टीकरण। हाँ, भाजपा इस बार बहुत दमखम से लड़ रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भाजपा की तेलंगाना सरकार बन रही है। जी अविनाश जी, बिल्कुल कह रहा हूं कि बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार ताबड़तोड़ रैलियां, तो जी खत्म कर जी भाजपा इलेक्शन की तरह लड़ती है। सारे उसके स्टार कैंपेनर जाते हैं, चाहे वो ठीक है अविनाश जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन यहाँ पर फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह से सियासत की जो जंग है यहाँ पर तेलंगाना में छिड़ती हुई नजर आ रही है। तो तेलंगाना मुद्दे पर आज रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, और जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और लगातार जिस तरीके से तेलंगाना की सियासत का जो रंग देख रहे हैं, जो जनता है, तमाम जो जनता है तेलंगाना की सियासत का जो रंग देख रही है, उसी पर ज्यादा बातचीत कर रहे हैं हम। और हमारे साथ तमाम जो मेहमान जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, अपनी बात पूरी कीजिए, ब्रेक से पहले अपनी बात कर रहे थे जी, पूरी कीजिए। जी, एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, बीआरएस जीते या बीआरएस हारे, पर कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो जाए। आप समझिए कि अगर बीआरएस जीतती है, तब भी वो थर्ड फ्रंट बनाती है, और अगर कांग्रेस का जीतने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जितनी भी राजनीति है वो तुष्टीकरण की तरफ जा रही है, और जो भाजपा की जो राजनीति है वो पूर्णतः, जिस तरह से वो बीसी कैंडिडेट के बारे में और बीसी सीएम के बारे में मोदी जी खुद कह रहे हैं, तो अब ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। भाजपा स्ट्रांग पिच पे है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार बनेगी, पर ये मेरी बहुत बड़ी उम्मीद है कि भाजपा हाई डबल फिगर में रहे। ठीक है, तो मतलब भाजपा इस बार तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, आप यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मोहम्मद आजम अली हमारे साथ बीआरएस से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आजम जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि तेलंगाना में जब से बीआरएस है तो विकास की गति भई है और विकास तेज रफ्तार के साथ हुआ है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे निर्मल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए हैं कि केसीआर यानी कि जो बीआरएस की पार्टी है और जो कांग्रेस है वो परिवारवाद की पार्टी है और तुष्टीकरण करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं अविनाश जी को ये कहना चाहूंगा कि अविनाश जी ने बड़ी खूबी से कहा, 9.5 साल का बच्चा तो आपको हर घर में पाएगा, और हमारे पास 4 शादियां होते हैं, बच्चे होते हैं। अविनाश भाई, ये चैनल पे हम बैठे हैं पॉलिटिकल डिस्कशन करने के लिए।
अगर आपको ऐसा लगता है कि जो है ना, अगर इसको हम एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत खराब बात है। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिकल बात है, हम पॉलिटिकल के वजह से इस पर बात करेंगे तो आपके लिए, हमारे लिए, जनता जो सुन रही है उसके लिए आपके विचार के बारे में पता चलेगा। देखिए, रहा बात हम होने का, हम फख्र करते हैं कि हम हिंदुस्तानी है, हम फख्र करते हैं हम हिंदुस्तानी है, और यही मोहम्मद के जैसे लाखों नाम आपको इंडिया गेट पर ढेरी मिलेंगे जिसने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। और जहां तक शादियों का सवाल है, हो सकता है अगर आपकी नजर में हम अगर 4 शादी करते हैं तो उनको भी बताइए जो शादी करके भी अपन घर नहीं बसा सकते, उनको समझाइए कि शादी कर ही नहीं सकते। अरे भाई, हमारा डिबेट चल रहा है हमारे तेलंगाना के इलेक्शन पे, हम उस इलेक्शन के डिबेट को छोड़कर हम जो रिलीजियस वाइज क्यों जो है ना इस डिबेट को बनाए। मेरी आपसे कृपा है, निवेदन है मेरी आपसे, हम अगर बात कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट की, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने अभी कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया, एक मामूली वादा 15 लाख का पूरा नहीं कर सके, एक मामूली वादा तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का पूरा नहीं कर सके, किसानों की जान ली, महीनों किसान रोड पे पड़े रहे, और आप केसीआर को कहते हैं कि केसीआर ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ये वही केसीआर है जिसने रैतु बंधु रैतु बीमा लाया। आज किसान देखिए, आप हिंदुस्तान में तेलंगाना राइस बोल ऑफ इंडिया से जाना जाता है, इसका रीजन क्या है? अगर यहाँ पे खेती नहीं होती, अविनाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, पहले आजम जी को अपनी बात पूरी करनी दीजिए। जी जी जी, बोलिए आजम जी। हम जिस डिबेट पे बैठे हैं उस पर डिस्कस करेंगे तो बेहतर रहता। और जहां तक बात है आने वाले चुनाव की, जनता को पता है तेलंगाना में जो राज बीआरएस का चल रहा है 100% एक जो है ना सुरक्षित जगह है। आप यूपी देख लीजिए, आप कोई और हिंदुस्तान का घटसार में देख लीजिए, जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहां पे लड़की बचाओ बोलते और वही लड़की का रेप करते। जी ठीक है मोहम्मद आजम जी, इस डिबेट को पॉलिटिकल मुद्दा ही रहने दीजिए। जी ठीक है, राजनीतिक विशेषज्ञ अविनाश जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। हम ये चाहते हैं, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। तेलंगाना का जो इलेक्शन है, यहाँ के अवाम के बीच में जो केसीआर है वो सिर्फ तेलंगाना के लिए काम करे, तेलंगाना के अवाम के लिए काम करे। और जहाँ तक फैमिली पॉलिटिक्स की बात है, आपकी बात भी सुनूंगी, लेकिन अविनाश जी आप कुछ कह रहे हैं उनकी भी सुन लेते हैं। जी अविनाश जी। मैंने कहा कि 9.5 साल जब आपने बोला बच्चा है, तब मैंने ये बात कही। सरकार 5 साल के लिए होती है मोहम्मद भाई, आप 5 साल का वादा करके आते हैं, आप 10 साल के बाद ये नहीं कहते थे कि मेरी सरकार 9.5 साल का बच्चा है। तभी मैंने आपके ऊपर चुटकी ली थी। आप इसको पॉलिटिकल चुटकी समझिए, इसको रिलीजियस रंग मत दीजिए। नंबर 1। नंबर 2, ये आईटी पार्क की बात कर रहे हैं मुसलमानों की। क्या करता है मुसलमान, बीटेक मुसलमान? देखिए, आप बस के कंडक्टर का गला रेत दिया, गड़ासा लेके जा रहा था बीटेक का स्टूडेंट। क्या बात करते हैं मोहम्मद साहब, आप किसके लिए आईटी पार्क बना रहे हैं? अगर एक आदमी को लेकर अगर आप ये सोचते हैं कि एक बीटेक का स्टूडेंट ने जो है ना बस कंडक्टर का गला दबाया, ऐसे तो हजारों बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग करे हुए हैं, बीटेक करे हुए, एमटेक करे हुए, उसकी भी जो बदतमीजी बहुत कुछ है। 13 साल की लड़की क्यों बिक रही है हैदराबाद में? मुता मैरिज क्या होता है? ये 12 साल की लड़की क्यों बराबर है, मुस्लिम भी उसमें बराबर है। ये मुता मैरिज हैदराबाद में क्या होता है? ठीक है अविनाश जी, ठीक है आजम जी, ठीक है, पॉलिटिकल मुद्दा है, पॉलिटिकल डिबेट इसको रहने दीजिए। नित्या पारिक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर लगातार जारी है, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, में नहीं है, आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर। ठीक है अविनाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन नित्या पारिक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बीआरएस के जो नेता हैं, माफ कीजिएगा, बीआरएस के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता भी हमारे साथ इनको कह सकते हैं, नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो तमाम नीतियां दी गई है, किसानों तक जो मदद पहुंचाई गई है, उनका जिक्र कर रहे हैं, साथ ही बखान भी कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, आपका इस पर क्या कमेंट है? जी, सबसे पहले तो 9.5 साल के जो बच्चे की बात चल रही थी, तो समय तो 5 साल का ही मिलता है कि आप उस 5 साल में कितना डेवलपमेंट कर सकते हो। लेकिन आपको 9.5 साल मिल गया, यानी आपको 2 टर्म मिल गया, फिर भी आपने डेवलपमेंट के नाम पर तेलंगाना को दिया क्या? सिर्फ स्कैम्स, धोखे, भ्रष्टाचार यही दिया है। और 9.5 साल का बच्चा, अगर मैं एक माँ हूं तो मैं बता सकती हूँ कि 9.5 साल के बच्चे में बहुत कुछ समझदारी रहती है, वो अपना अच्छा बुरा जानता है, समझता है और कर सकता है। उसे चलना आता है, उसे बोलना आता है, उसे सब कुछ आता है। बच्चे, एक छोटे बच्चे को भी खाने पीने की सब समझ रहती है। तो ये बातें तो बेवकूफी भरी है, इसके बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगी। बात जब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना के लिए क्या किया, तो 40 किसान निधि योजना के तहत 40 लाख किसानों आपके पास, पहले नित्य जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ना कि बीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से, ये सेंट्रल से आया है। बीआरएस गवर्नमेंट ने तो, अगर मैं सच बताऊं तो, गरीब जनता का राशन भी खा लिया है।
5 किलो राशन जो दिवाली के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दिवाली से जनता को मिलेगा, तो बीआरएस गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का था, उनकी अगर वो जनता के प्रति इतने हमदर्द थे तो गरीब जनता को 5 किलो राशन अपना 5 किलो सेंट्रल का मिला के 10 किलो देते थे, तब पता चलता था कि वे कितना जनता के साथ है। लेकिन वो उनको जब भी डर लगता है, उन्होंने एक अच्छी चीज सीख ली है कि भाई हमें फार्म हाउस में भाग के वहां जाके बैठ जाना है। अपनी बेटी को मतलब परिवारवाद बोलो या फिर जातिवाद बोलो, सिर्फ इस पर ही राजनीति चलती आई है। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं किया गया है। अगर बात सेंट्रल के द्वारा की जाती है तो 3 तलाक सेंट्रल ने कराया है। हम हमारी मुस्लिम बहनों को जाकर पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके की जिल्लत भरी जिंदगी जी है, और इसका सबसे बेहतरीन आपको अगर मैं उदाहरण दूं तो यूपी के इलेक्शंस है। यूपी इलेक्शन में हमारी मुस्लिम बहनों ने ही बढ़ चढ़कर आगे आई थी, और आगे आकर उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करने पर मदद की है, क्योंकि वे जान चुकी है कि अगर मदरसों पे भेजा जाएगा तो बच्चा आतंकवादी बन के ही निकलने वाला है। लेकिन अगर एक ठीक है नितिन पारिक जी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। यहाँ पर मोहम्मद आजम अली जी, एक छोटी सी कमेंट पे आपका जवाब इस पर लेना चाहूंगी। जी आज आप 5 किलो चावल की बात करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है। आज तेलंगाना में बेटी के लिए एक शादी कल्याण लक्ष्मी शादी के लिए 1,116 रुपए केसीआर साहब दे रहे हैं। वहां से लेकर उसकी डिलीवरी तक की जिम्मेदारी हमारी हुकूमत ने उठाया है। उसमें भी जातिवाद किया गया है। किसी भी एक स्कीम का नाम 2 क्यों रखना? अगर आप महिलाओं को अगर आप चाहते हैं कि उनकी मदद करना, तो एक ही स्कीम का नाम दो नाम कहाँ रखा गया बताइए? किसी भी स्कीम के 2 नाम होते हैं, लेकिन यहाँ पर जातिवाद फैलाने के लिए, माइनॉरिटी वोट बढ़ाने के लिए उस जी ठीक है नित्या जी, ठीक है आजम अली जी, ठीक है अविनाश जी, समय के अभाव के चलते आप तीनों को मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक तरफ बीआरएस से कहती हुई नजर आ रही है कि ये केंद्र सरकार ने क्या किया है, इन तमाम जो साल बीते उन पर क्या कुछ किया है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी लगातार बीआरएस पर, कांग्रेस पर निशाना साध रही है कि बीआरएस की सरकार रही है, सत्तारूढ़ में बीआरएस रही है, बीआरएस द्वारा तेलंगाना का क्या कुछ विकास किया गया। हालांकि अब 30 नवंबर को ही जनता किन चुनावी मुद्दों पर अपनी सरकार चुनेगी, अपना किंग मेकर चुनेगी, वो तो देखने वाली बात होगी, और जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को ही आएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।